और अब शुरू होता है खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज की वो खबरें जो खास तौर से रहने वाली हैं प्रोमिनेंस में। ये हैं वो बिग एंड बोल्ड खबरें। पहले बात करेंगे उस चिट्ठी की जिसे गाजियाबाद की छात्राओं ने अपने खून से योगी को लिखा और इसके बाद क्या हुआ ये आपको जानना चाहिए। बात मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन की भी होगी। रिलीज होने से पहले ही इंडिया गठबंधन का लोगो हम आपको दिखाएंगे बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल सेगमेंट में। सन की किम जोंग उन की किस ऐलान से मच गया है दुनिया भर में हड़कंप, क्या है किम की तबाही वाला प्लान, पूरी खबर आप देखेंगे आज बिग एंड बोल्ड में। और यह बात भी कि वो ऑक्सीमीटर कौन सा है जिसके जरिए शरीर में ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए जिसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वो इंसान देखकर रीडिंग बताता है, वो ऑक्सीमीटर। उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन पहले ये अहम खबर देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कुछ छात्राओं ने खून से चिट्ठी लिखी और अपनी व्यथा बताई, मदद की गुहार लगाई तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। फौरन एक्शन हुआ। मामला गाजियाबाद का है जहां के एक स्कूल पर वहां के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक प्रिंसिपल रोज उन्हें अलग कमरे में बुलाता था और छेड़खानी करता था। ऐसे में जब परिजन स्कूल पहुंचे तो स्कूल ने उनके साथ ही मारपीट कर दी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित लड़कियों को कई घंटों तक थाने पर बिठाकर रखा। आरोप है कि रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई और इसके बाद पीड़ित छात्राओं ने सीएम योगी को खून से चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि बाबा जी हम आपकी बेटियां हैं, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा आपके रहते तो कब मिलेगा। इसके साथ ही चिट्ठी में प्रिंसिपल और पुलिस की करतूत भी लिखी गई। चिट्ठी सामने आने के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक लड़की दुकान में सामान खरीदने के लिए पहुंची थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तभी एक तेज रफ्तार कार वहां पहुंचती है और लड़की के एकदम बगल से होती हुई दुकान में आगे जा घुसती है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, कैसे वो लड़की इस बात से बेखबर कि उसके आसपास से कोई तेज रफ्तार कार इतने करीब से होकर गुजर सकती है कि वो लगभग बाल बाल ही बची। और देखिए एकदम करीब से, ये देखिए कार वहां से गुजरती है। उसे तो यकीन भी नहीं हुआ कि इतने करीब से कार गुजरी और वो सुरक्षित बच गई है। और इंदौर में जिस सेंट्रल जेल में बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी के जाने के लिए भी एसओपीज हैं, बल्कि गाड़ियां जाना मना है, वहां हत्या के मामले में सजा काट चुके अपराधी ने सिर्फ अपना रसूख ही नहीं दिखाया बल्कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। रिपोर्ट देखिए। शैलू जायसवाल जब 14 साल की सजा काटकर जेल से छूटा तो रुतबा देखने लायक था। चेहरे पर मुस्कान लिए शैलू विधायक की नेम प्लेट लगी लग्जरी कार पर सवार होकर जेल के गेट से बाहर निकला। गाड़ी पर तिरंगा भी फहरा रहा था जैसे देश का नाम रोशन किया हो। बाहर आने पर शैलू का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। किसी ने फूलमाला पहनाई तो कोई सेल्फी लेता नजर आया। इसके बाद शहर की सड़कों पर दर्जनों गाड़ियों के साथ काफिला भी निकाला गया। बताया जा रहा है कि जेल में अच्छे आचरण के चलते शैलू जायसवाल की स्वतंत्रता दिवस को सजा माफ हुई थी, जिसके बाद शैलू के समर्थकों ने कानून को ताक पर रखकर उसका जोरदार स्वागत किया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही शैलू के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और झारखंड के धनबाद में कांग्रेस नेता के बेटे की गुंडाई का यह मामला देखिए। आरोप है कि कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के बेटे ने एक युवक की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने प्रणाम नहीं किया था। मारपीट का वीडियो भी सामने आया जिसमें प्रणाम नहीं करने पर युवक की पिटाई हो रही है। इस दौरान रणविजय सिंह का बेटा रणवीर सिंह और उसके 20-25 साथी भी वहां मौजूद हैं। पीड़ित युवक के परिजनों का आरोप है कि रणवीर सिंह ने खुद को डॉन बताते हुए पिस्तौल की बट से सिर पर वार भी किया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने रणवीर के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कांग्रेस नेता के रसूख के चलते मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मऊ में एक कॉलेज पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा है। इस कॉलेज में 15 अगस्त के दिन जो कार्यक्रम हुआ उसमें कुछ छात्राओं ने बुर्का पहनकर डांस किया, लेकिन मामला इस बात पर बिगड़ा कि छात्राओं ने डांस करते हुए जो गाना गाया उसके बोल बेहद विवादास्पद है। इस गाने में कई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया जिस पर हिंदूवादी संगठनों ने खासा ऐतराज जताया है। हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। सोशल मीडिया पर 15 अगस्त के उस कार्यक्रम का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया।
उन्होंने बाकायदा अपने सरेंडर का वीडियो भी बनाया। आपको बता दें कि सरेंडर करने वाले इन आरोपियों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक दरोगा को धमकाते नजर आ रहे हैं। ये दोनों आरोपी अवैध खनन के कारोबार से जुड़े हुए बताए जाते हैं। बताया गया कि जिस वक्त दरोगा के साथ बदसलूकी की गई उस वक्त आरोपियों के साथ बीजेपी युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष अमित ठाकुर और उसका भाई भी मौजूद था। फिलहाल वो दोनों फरार बताए जा रहे हैं। जैसे इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया। अब कहा जा रहा है कि जिन दो आरोपियों ने सरेंडर किया उन्हें डर था कि कहीं उनके घर पर बुलडोजर न चल जाए, इसलिए खुद ही डर के मारे वो थाने पहुंच गए। जंगल में ताकतवर की हुकूमत चलती है, ये बात सच है। जंगल का कानून भी यही है, लेकिन कभी कभी बाजी पलट जाती। शिकार की तलाश में निकला ये तेंदुआ गहरे कुएं में जा गिरा, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन गांव वाले हैरान तब रह गए जब तेंदुए के साथ उसका शिकार यानी जंगली सुअर भी कुएं में नजर आया। हालांकि जान आफत में देखकर तेंदुए ने एक बार भी जंगली सुअर पर हमला नहीं किया और मदद का इंतजार करता रहा। मामला मध्य प्रदेश के खरगोन का है, जहां कुएं में तेंदुए को देखने के बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे पहले जंगली सुअर को कुएं से निकाला और उसके बाद तेंदुए की जान बचाई गई। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पूरी तरह हिंदुस्तान के रंग में रंगती जा रही है और सभी तीज त्योहार भी मना रही है। अब सीमा हैदर ने रक्षाबंधन से 2 दिन पहले न सिर्फ अपने मुंह बोले भाई एपी सिंह को, जो कि उनके वकील भी हैं, उनको राखी बांधी और इस दौरान सीमा हैदर ने वो साड़ी भी पहनी जो एपी सिंह लेकर आए थे। एपी सिंह सीमा के घर अपनी मां के साथ पहुंचे थे और राखी बांधने के बाद न सिर्फ लिफाफे में रखकर पैसे दिए बल्कि आशीर्वाद देने के साथ सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने का वादा भी किया। सीमा ने राखी बांधने के बाद रक्षाबंधन का मशहूर गाना भी गाया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। 2024 के महायुद्ध के लिए कैसा है विपक्षी गठबंधन INDIA का लोगो, आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन पहले देखिए दिल्ली के तिहाड़ जेल के जेलर से 50 लाख की ठगी से जुड़ी है बड़ी खबर। तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा से 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। दीपक शर्मा को हेल्थ प्रोडक्ट्स के बिजनेस के नाम पर फंसाया गया। एक महिला पर पति के साथ ठगी करने का आरोप लगा है। आरोपियों के खिलाफ मधु विहार थाने में FIR दर्ज कराई गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लापता इंजीनियर की लाश मिलने के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। PWD इंजीनियर गुरमीत सिंह का शव झेलम नदी से बरामद किया गया। गुरमीत पिछले 6 दिनों से लापता थे। पीड़ित परिजनों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। प्रयागराज के खीरी में 10वीं के छात्र की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रशासन ने SO और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। हत्या के विरोध में गुस्साए लोगों ने आज भी खीरी बाजार में चक्का जाम किया। गाँव में तनाव बना हुआ है, जिसको देखते हुए फोर्स तैनात है। मध्य प्रदेश के रतलाम में NIA ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रतलाम के पोल्ट्री फार्म में IED बनाने की ट्रेनिंग देते थे। यूनुस साकी और इमरान खान नाम के शख्स राजस्थान समेत देश के कई इलाकों में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। दोनों को ISIS से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरसान का नया संस्करण जारी किया है। इसमें IS ने नूह हिंसा और ज्ञानवापी का जिक्र करके भारतीय मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने की कोशिश की है। मैगजीन में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का नाम लिखकर धमकी भी दी गई है। 31 अगस्त से मुंबई में होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले उनके गठबंधन INDIA का लोगो सामने आया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब देखेंगे आप, वैसा ही करीब करीब इंडिया का लोगो भी होगा। तिरंगे की थीम वाले लोगो को विपक्ष के नेता जारी करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक विपक्षी इंडिया मीटिंग के जवाब में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की भी बैठक मुंबई में ही होगी और ये बैठक भी 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। इसमें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और अगली खबर यह कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक 50 से 60 सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। नए और युवा चेहरों को उतारने की तैयारी है। वहीं 12 सांसदों के भी टिकट काटे जा सकते हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पार्टी में चल रही गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब बीजेपी के विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद अब गहलोत सरकार के तेज तर्रार मंत्री गोविंद राम मेघवाल बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुरू के कलेक्टर रहते भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। केंद्र सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए।
गौरतलब है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए बर्खास्त करने की मांग की थी, जिसके बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई। किम का परमाणु पैगाम मिटा देंगे नामो निशान, पूरी खबर कुछ ही देर बाद। लेकिन पहले देखिए बिहार में जातीय जनगणना पर आज नीतीश कुमार ने क्या बड़ी बात कह दी। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र के हलफनामे पर नीतीश कुमार ने कहा है कि इससे बिहार को फायदा होगा, लेकिन कुछ लोगों को हर अच्छे काम पर ऐतराज होता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि राज्यों को जातिगत जनगणना का अधिकार नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। योगी फिक्की में एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी अंधकार से बाहर निकलकर विकसित राज्य बनने की तरफ अग्रसर हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू वाले बयान को लेकर संत समाज बेहद गुस्से में है। इसी को लेकर आज अयोध्या के महंत परमहंस दास लखनऊ पहुंचे। अखिलेश यादव के घर के बाहर पहुंचकर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए विवादित बयान की शिकायत की और उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की। चीन के प्रोपेगेंडा वाले नक्शे को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। मनीष तिवारी ने पूछा है कि क्या हमें G20 में उनका स्वागत करना चाहिए। दरअसल चीन ने एक नया नक्शा जारी करके अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है। इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। जांच एजेंसी ने ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री, एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सांगवान, क्लैरिजेस होटल एंड रिजॉर्ट्स के सीईओ विक्रमादित्य और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप है। तेजी से होते क्लाइमेट चेंज की, जिसका असर आपकी और हमारी सेहत पर पड़ रहा है। अमेरिकी मैगजीन ग्रिस के मुताबिक जलवायु परिवर्तन इंसान का जीवन छीन रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मौसम में होने वाले बदलावों का असर तेजी से इंसानों के जीवन पर हो रहा है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि दुनिया में गर्मी से होने वाली 1/3 मौतों के लिए यही ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। साल 1991 से 2018 के आंकड़े बताते हैं कि गर्मी से हुई 37% मौतें क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिसकी वजह से मौतें पहले से ज्यादा हो रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हवाएं गर्म हो जाती हैं और इसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है, खासतौर पर बुजुर्गों और अस्थमा के रोगियों पर। क्लाइमेट चेंज होने से मलेरिया, डेंगू, हैजा, टीबी, पेट की बीमारियां, मियादी बुखार, हृदय रोग और सांस से जुड़ी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। और अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। देखिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसका अच्छा खासा असर जानवरों पर भी पड़ रहा है। यह दावा एक रिसर्च में किया गया है, जिसके मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कुछ सालों में गायों की दूध देने की क्षमता में 35% तक की गिरावट आई है। यानी जो गाय पहले एक दिन में 10 लीटर दूध देती थी, वो अब 6.5 लीटर दूध ही दे पा रही है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुआ है। दावा यह भी किया गया है कि हद से ज्यादा पड़ रही गर्मी की वजह से अफ्रीकी देशों में कई हाथियों की मौत हो चुकी है, जबकि दुनिया भर में कुत्तों का वजन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग कुत्तों को घर में ही रखते हैं, घुमाने नहीं ले जाते, और गर्मी पड़ने पर कुत्ते जो आवारा होते हैं वो भी किसी शेल्टर में पड़े रहते हैं, बाहर किसी छाया से बाहर नहीं जाना चाहते, और इसकी वजह से उनके वजन में इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया की सूरत बहुत हद तक बदल जाएगी। और अब बात उस ऑक्सीमीटर की जिसने कोरोना में कई लोगों की जान बचाने में मदद की। लेकिन अब इसी ऑक्सीमीटर के बारे में यह पता चला है कि यह त्वचा के रंग के हिसाब से अलग अलग रीडिंग्स देता है। रिसर्च के मुताबिक पल्स ऑक्सीमीटर गहरे रंग की त्वचा के लोगों में ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा बताता है। इसी वजह से कोरोना के दौरान ऐसे लोगों के इलाज में देरी हुई, क्योंकि उनके ऑक्सीजन का स्तर नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा बता रहा था। तो कोरोना के जो इलाज करने वाले डॉक्टर्स थे, उनको ये लग रहा था कि स्थिति नॉर्मल है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि गोरों के मुकाबले अश्वेत के 50% मामलों में ऑक्सीमीटर की रीडिंग गलत पाई गई। ये रिसर्च जर्नल ऑफ मेडिसिन मेडिकल एसोसिएशन ने की है। आपको ये भी बता दें कि ऑक्सीजन लेवल गलत हो तो सही इलाज करने में डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं। और अगली अहम खबर देखिए, देश में आ गई है 100% एथेनॉल से चलने वाली कार। इसके साथ कुछ और खबर। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कार अनवील की। ये प्रोटोटाइप कार हाइब्रिड सिस्टम के लिए एथेनॉल फ्यूल से 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 60 रुपए प्रति लीटर पर बिकने वाले एथेनॉल से चलेगी, जो पेट्रोल के मुकाबले किफायती होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होगा।
हीरो मोटोकॉर्प ने आज अपनी मोस्ट अवेटेड करिश्मा XMR 210 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की इस प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक को बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने पेश किया। 1,72,900 रुपए के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च हुई इस बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि ये 32.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। देश में करिश्मा XMR 210 बाइक यामाहा की R15, बजाज पल्सर 200 और अपाचे RTR को टक्कर देगी। बाजार में आज भी बढ़त बनी रही। सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 65,076 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 पर 19,343 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में सोना चांदी महंगा हुआ। गोल्ड 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, जबकि सिल्वर ने 73,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार किया। त्योहारी सीजन के बीच मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना वालों को 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, यानी उन्हें एक गैस सिलेंडर पर 400 रुपए की छूट मिलेगी। मोदी कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी दी। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन एक बार फिर चर्चा में। वजह इस बार उसकी कोई धमकी या फिर कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन दूसरा निकाह कर सकती है और फिर पुलिस से बचने के लिए नया रास्ता अपना सकती है। हालांकि इसमें कितना सच और कितनी अफवाह है यह अभी सामने नहीं आया है, लेकिन शाइस्ता को लेकर किए जा रहे इस दावे के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। शाइस्ता परवीन निकाह कर सकती है। यह निकाह सीक्रेट तरीके से हो सकता है। कोई अपराधी उसका दूसरा पति बन सकता है। माफिया डॉन को लेकर नई थ्योरी तब सामने आई जब शाइस्ता की इद्दत पूरी हो चुकी है, यानी अतीक अहमद की मौत को 4 महीने 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शाइस्ता के लिए इद्दत की रस्म 25 अगस्त को पूरी हुई, क्योंकि अतीक अहमद की मौत 15 अप्रैल 2023 को हुई थी। कहा जा रहा है कि शाइस्ता अपनी नई चाल चलने के लिए दूसरे निकाह का कदम उठा सकती है। इस्लाम के मुताबिक अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी इद्दत की रस्म निभाती है, यानी किसी पराये मर्द से नहीं मिल सकती। इस दौरान सिर्फ अपने पिता, भाई और बेटों से ही मिला जाता है। और जब इद्दत का वक्त पूरा होता है तो अपनी पसंद से दूसरा निकाह करने का ऑप्शन भी उस महिला के पास रहता है। शाइस्ता जिस तरीके सीक्रेट ठिकाने पर छिपी है, उसकी कोई लेटेस्ट तस्वीर सामने नहीं आई। उससे इस बात के कयास जोरों पर है कि हो सकता है वो जल्द बहुत बड़ा धमाका करे। अतीक अशरफ हत्याकांड के 4 महीने 14 दिन बीत चुके हैं। इसमें 4 महीने 10 दिन की विसाले इद्दत की मियाद थी। इस दौरान मुस्लिम महिलाएं अक्सर घरों के अंदर रहती हैं, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग ना के बराबर होता है। शायद यही बड़ी वजह है कि शाइस्ता तक पुलिस इस दौरान नहीं पहुंच पाई, उसका लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पाई। हालांकि खबर यह भी है कि इस दौरान शाइस्ता फोन के जरिए अपने गुर्गों के संपर्क में लगातार रही और शायद इसीलिए उसके गुर्गे उसके इशारे पर प्रयागराज में वसूली और जुए का धंधा भी खुलेआम चलाने लगे थे। पुलिस लगातार उनको गिरफ्तार कर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब क्या शाइस्ता पुलिस के सामने आ पाएगी या दुनिया के सामने आएगी। मगर सवाल ये कि शाइस्ता दूसरा निकाह किससे करेगी? क्या वो अतीक गैंग से जुड़ा कोई मेंबर हो सकता है? कहीं गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के बीच नई केमिस्ट्री तो नहीं बनेगी? अतीक अहमद की मौत के बाद ये खबर खूब सुर्खियां बनी थी कि गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता को पसंद करता है और शाइस्ता को फरारी के लिए छिपाने में गुड्डू बमबाज ने मदद की। कयास लगाए गए कि हो सकता है अतीक गैंग को फिर से खड़ा करने और खुद को मजबूत करने के लिए ये दोनों निकाह कर लें। अब जब शाइस्ता की इद्दत का वक्त पूरा हो चुका है तो एक बार फिर उसे लेकर चर्चा गर्म है। शाइस्ता के दूसरे निकाह को लेकर नई नई बातें कही जा रही हैं। अगर उसे निकाह ही करना होगा तो सरेंडर करेगी। सरेंडर करने के बाद किसी भी सरेंडर्ड अभियुक्त को, किसी भी कस्टडी के अभियुक्त को निकाह करने, शादी करने पे कोई रोक नहीं है। तो उसे निकाह करने में, अगर उसे निकाह करना होगा तो इसके सीक्रेसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद उससे जो एक उसके नाम के साथ अतीक अहमद और उस परिवार का, उस माफियाज़म का, उनके बच्चों का नाम जुड़ा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा, जो निश्चित रूप से उसके पावर में, उसकी स्टेटस में कमी लाएगा। 1996 में अतीक अहमद से शादी करने वाली शाइस्ता खुद को यूपी पुलिस से बचाने के लिए दूसरे निकाह का रास्ता ही क्यों चुनेगी, ये सवाल भी उठ सकता है। क्योंकि शाइस्ता परवीन की उम्र अब 51 साल है। उसके 5 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा उम्र 25 साल का है।
फरारी के बाद से ही वो अपने पति अतीक अहमद के गैंग और उसकी संपत्ति को संभाल रही है और असद के एनकाउंटर के बाद 4 बेटों की फिक्र सताए रहती है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब अतीक के नाबालिग बेटों के यूपी से बाहर जाने की बात कही गई तो ये शाइस्ता परवीन की प्लानिंग का ही हिस्सा है। ऐसे में जरूरी नहीं कि दूसरी शादी करे, हालांकि कई और ऑप्शंस ऐसे हैं जो शाइस्ता से जुड़े बताए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है सीक्रेट ठिकाने पर रहकर अतीक गैंग को फिर से जिंदा करना। दूसरा ऑप्शन किसी खास को गैंग का मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना। और उसके पास तीसरा ऑप्शन है पुलिस के सामने सरेंडर करने का। शाइस्ता आसानी से सरेंडर कर दे ऐसा फिलहाल तो मुमकिन नहीं लग रहा। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह अशरफ की पत्नी जैनब की नई तस्वीर सामने आई उससे शाइस्ता परवीन को लेकर भी क्लू मिल सकते हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, वो लगातार इसी तरह की ओर संकेत, इसी दिशा में संकेत कर रही हैं कि गैंग डेड नहीं हुआ है। लगातार इसके रिवाइवल की कोशिशें हो रही हैं। तो अब उसे अगर सरेंडर भी करना होगा तो अपने गैंग को स्थापित करके, उसको बिल्कुल सेटअप करके, पूरी व्यवस्था को बनाकर उसके बाद ही सरेंडर करेगी, ताकि सरेंडर करने के बाद भी अगर वो गैंग को अगर वो सरेंडर कर जाती है, वो जेल चली जाती है, तब भी उसके जेल जाने और पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में रहने के बाद भी गैंग चलता रहे, ऐसी व्यवस्था करने के बाद ही वो सरेंडर करेगी। पुलिस को इंतजार है शाइस्ता अब इद्दत के बाद गैंग के किसी सदस्य से मुलाकात करे या फिर सीक्रेट ठिकाने से बाहर निकले, तभी माफिया गैंग के आखिरी मेंबर को भी ठिकाने लगाया जा सकता है। वैसे शाइस्ता अगर निकाह भी करती है तो इसके जरिए भी पुलिस को लीड मिल सकती है। एक तरफ शाइस्ता परवीन है जो पर्दे के पीछे से अपने गैंग को लगातार मॉनिटर कर रही है, लगातार अपने गैंग को चला रही है। उसके इशारे पर उसके गुर्गे प्रयागराज में वसूली और जुए का धंधा चला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जैनब फातिमा लगातार बाहर भी निकल रही है। वो लखनऊ भी पहुंच चुकी थी और अपने वकील विजय मिश्रा के से मिलकर बकायदा एक बेनामी संपत्ति की डील करना चाहती थी। विजय मिश्रा गिरफ्तार हो गया और जैनब फातिमा यहां से फरार हो गई। माफिया की भगौड़ी बेगम पर यूपी पुलिस की पैनी नजर है। सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों पर है जहां उसकी देवरानी जैनब फातिमा को लेकर पुलिस को इनपुट मिले थे। प्रयागराज और लखनऊ के अलावा प्रतापगढ़ में भी शाइस्ता की तलाश जारी है, जहां उसका बचपन और कई साल बीते। इसके अलावा कौशाम्बी के इलाके को लेकर भी पुलिस ने रणनीति बनाई है। कहा जा रहा है कि जैनब फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है, इसीलिए शाइस्ता के इसी एरिया में एक्टिव होने के चांस ज्यादा हैं। जब अतीक मारा गया उसके बाद से बहुत सारे पुलिसकर्मियों की प्रयागराज रेंज, प्रयागराज जोन और प्रयागराज जिले से बाहरी जनपदों में ट्रांसफ़र किया गया प्रशासनिक आधार पे। भले ही स्पष्ट रूप से ये न कहा गया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से वो लोग थे जो इस गैंग और इस परिवार के मददगार थे। तो अगर आप देखें तो इतनी बड़ी संख्या के पुलिस वाले अगर जिले से और शहर से हटाए जा रहे हैं तो वो जहाँ भी गए होंगे, जहाँ भी होंगे, उनकी सहानुभूति पुलिस या पुलिस के सिस्टम के प्रति नहीं होगी। उनकी सहानुभूति आज भी उसी परिवार के साथ होगी और निश्चित रूप से वो उसकी मदद कर रही होगी। अगर शाइस्ता पकड़ी गई तो अतीक गैंग की कहानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बहुत संभव है जैनब फातिमा भी उसके बाद या पहले पकड़ी जाए। 5 लाख रुपए का इनामी भगोड़ा गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस से बच रहा है। अरमान और साबिर को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस को जिस तरह के इनपुट मिले उसमें एक थ्योरी ये भी सामने आई कि अतीक गैंग के बहुत से मेंबर एक साथ छिपे हो सकते हैं। इसीलिए जिस तरह की शातिर रणनीति शाइस्ता की तरफ से बनाई जा रही है, उतनी ही पुख्ता तैयारी यूपी पुलिस कर रही है। इसी के तहत अतीक गैंग के सदस्यों के फोन नंबर सर्विलांस पर हैं। माफिया के मददगारों की एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा है। अतीक के रिश्तेदारों से नए सिरे से पूछताछ करने का प्लान है। इसके अलावा नया मामला दर्ज करने के बाद पुलिस की एक और टीम उसे ट्रेस करने लगी है। शाइस्ता के घर पर 82 का नोटिस चिपकाया गया। उसके 1 महीने के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुई तो उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया। जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो घटना के दिन से ही बाकायदा फरार है। माना जा रहा है कि इससे शाइस्ता का मनोबल टूट सकता है और वो फिर सरेंडर भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम आज एकदम जीरो पर है। यहाँ कोई
अपराध अब नहीं हो सकता। कोई यहां किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता। कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या वहां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता। जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं कर सकता। अतीक अहमद गैंग के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन ऑन है। इनकम टैक्स की टीम भी बड़ी कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा गार्ड के नाम से बनाई अब तक 40 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों की पहचान की गई है। खुलासे के मुताबिक अतीक की मौत के बाद भी उसके परिवार की जरूरतों को इन संपत्तियों को बेचकर पूरा किया जा रहा था। बहुत संभव है इनकी बिक्री में लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का नाम शामिल हो, क्योंकि लखनऊ में भी ऐसी डील होने की खबर जब सामने आई तो उसमें शाइस्ता की मंजूरी थी और उसी के बाद जैनब लखनऊ पहुंची थी। शाइस्ता का पकड़ा जाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि वही गैंग की मुखिया बताई जा रही है। अतीक की मौत के बाद भी कई लोगों को धमकियां दी गई जिसमें शाइस्ता का नाम जुड़ा। उमेश पाल के मर्डर की पूरी साजिश के बारे में भी उसे पता होगा। जाहिर है पुलिस इस बार शाइस्ता का गेम द एंड करने के मूड में है। अब इद्दत के बाद शाइस्ता के खिलाफ जोरदार एक्शन हो सकता है, मगर पुलिस से बचने के लिए क्या वो दूसरा निकाह करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।